नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं स्ट्रीट लाइव की। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में अनुकंपा के आधार पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 4,835 विद्यालय लिपिक एवं 518 विद्यालय परिचारी के पदों पर चयनित कुल 5,353 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से मणि कुमारी, अमित गौरव, दिव्याराज, किरण कुमारी एवं तबू अशरफ को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नवनियुक्त कर्मियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मुझे विश्वास है कि सभी नवनियुक्त कर्मी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2006 से शिक्षा विभाग के अंतर्गत मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन इकाई के माध्यम से शिक्षक के पद पर नियोजन के लिए प्रावधान किया गया है। मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों की योग्यता शिक्षक के पद हेतु नहीं रहने के कारण वर्ष 2020 में नियोजन इकाई के माध्यम से विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के नियत वेतन पर अनुकंपा के आधार पर नियोजन इकाई के माध्यम से वर्ष 2024 तक नियोजन किया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार ने शिक्षकों की तरह अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी का पद जो राज्यकर्मी की श्रेणी में आते हैं, नियुक्ति हेतु प्रावधान किया है। अनुकंपा पर नियुक्त होने वाले विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी का वेतन एवं सेवा शर्त बेहतर हो गया है और आज पूरे राज्य में 4,835 विद्यालय लिपिक एवं 518 विद्यालय परिचारी अर्थात कुल 5,353 आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। पटना जिले में 212 विद्यालय लिपिक एवं 28 विद्यालय परिचारी की नियुक्ति भी की गई है। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मुख्यमंत्री को पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया है। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारीगण एवं नियुक्ति पत्र पाने वाले लिपिक एवं परिचारी उपस्थित थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना में प्रबंधन विकास केंद्र एवं बालिका छात्रावास का शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने प्रबंधन विकास केंद्र और बालिका छात्रावास का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं और सुविधाओं का जायजा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रबंधन विकास केंद्र के नए भवन में प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं और बेहतर ढंग से पूरी की जा सकेंगी। बालिका छात्रावास के निर्माण से छात्राओं को यहां रहने में बेहतर सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें पठन पाठन में सहूलियत भी मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारीगण तथा ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के शिक्षक और छात्र छात्राएं भी उपस्थित थे। भागलपुर जिले के तुलसीपुर गांव के लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर पहुंचे देश के बड़े उद्योगपति और अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू ने गांव के समग्र विकास को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए तुलसीपुर गांव को गोद ले लिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की धरती में अपार संभावनाएं छुपी हैं और अब समय आ चुका है कि इसे विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। भोला बाबू ने बताया कि अब तक वे 300 से अधिक गांव को गोद लेकर विकास कार्यों की शुरुआत कर चुके हैं। उन्होंने जोर दिया कि जो भी कंपनियां बिहार से मुनाफा कमा रही हैं, उन्हें अपनी CSR के तहत राज्य के विकास में निवेश करना चाहिए। आज का दौरा मेरा बगल में तुलसीपुर गांव है, नवगछिया में। कल परसों हम लोग थे जमुई में, और पूरे बिहार को हम लोग जहां विकास नहीं हुआ है, लोगों को जरूरत है, जहां जो नीचे वर्ग का हर तरीके से उसको कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग डेवलप करने का। हम लोग का अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम गांव गोद लेकर के डेवलप करूं। बिहार में अभी भी बहुत ज़रूरत है जो डेवलपमेंट का, खास करके शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर
जो कि गाँव में स्पेशली जहाँ नली नहीं है, गली नहीं है। नारी सशक्तिकरण के जितने भी दावे किए जाएं, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित किया जाता है। ताज़ा मामला अररिया जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के इस्लामपुर वार्ड नंबर 17 का है। 5 साल पूरे हुए इस शादी के बाद ही विवाहिता हलीम नाज को दहेज के लिए ससुराल पक्ष लगातार प्रताड़ित कर रहा था। रविवार को ससुर, सास, देवर और ननद ने मिलकर हलीमा नाज की बेरहमी से पिटाई कर दी और पत्नी को बचाने पहुंचे पति दिलावर खान को भी बुरी तरह से मार पीट कर घायल कर दिया गया है। यही नहीं, गला दबाकर हत्या करने की भी कोशिश की गई है और दोनों पति पत्नी इस समय गंभीर हालत में हैं। जोगबनी थाना पहुंचे हैं और पुलिस से इंसाफ की गुहार भी लगाई है। पुलिस ने दोनों का लिखित आवेदन लेने के बाद फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज चल रहा है। हलीमा नाज की हालत इस समय गंभीर बताई जा रही है। हैं कि जो जैसे है हम लोग जैसे बोलते हैं, जैसे रखना चाहते हैं वैसे रहो। हमारे हिसाब से हर चीज होना चाहिए, चाहे जो बोले चाहे जैसे करें, हर चीज हमारे हिसाब से होना चाहिए। आवाज उठाए थे तो आवाज उठाए तो उसके बाद ये बोला जाता है कि तू बीवी का सुनता है, बीवी का गुलाम है, तो ये है तो वो है, ये सब चीज बोला जाता है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये सब चीज कैसे इंसाफ हो, कैसे शांति बने, कैसे सब सही से रहे। ये सब चीज के लिए इससे पहले भी कई बार पंचायत वगैरह हुआ, लेकिन पंचायत रह के ज्यादा उससे ज्यादा कुछ नहीं किया गया। आगे प्रोसेस कितना बार सब कोई बहुत कुछ बोला कि जैसे ज्यादा हो रहा है तो आप आगे बढ़िए, करिए ये चीज। बात करेंगे दानापुर के जानीपुर थाना क्षेत्र की, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ सिमरा में हुए डकैती मामले में पकड़े गए दीपक के साथ हुई है। पुलिस इसे पकड़ने के बाद लूटे गए सामान को बरामदगी के लिए आई थी और उसी दौरान छुपाए गए हथियार से पुलिस पर फायरिंग भी की गई। इसी दौरान पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए गोली चलाई और अपराधी दीपक के पैर में गोली लगी है। पुलिस से घायल दीपक को गिरफ्तार कर लिया है और फिर PMCH भी किया जा रहा है और इलाज के लिए उसे भेज दिया गया है। इस मामले में और भी अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है और इस दौरान SSP कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि सिमरा में एक लूट की घटना में दीपक नाम का अपराधी, जो शाहपुर थाना क्षेत्र के शिवाला का रहने वाला है, वह शामिल था। उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और सामान की बरामदगी के लिए उसे बांदीपुर लाया गया था, जहां उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए उसके पैर में गोली मारी। फिलहाल वो PMCH में एडमिट है। जन औषधि केंद्र पिपरा में ब्रांडेड महंगी दवाइयां बिक रही हैं और डॉक्टर जिस दवा को नहीं भी लिखते हैं, यहां की आशा और दलालों द्वारा इस जन औषधि केंद्र दुकान में ले जाकर महंगी दवा मरीजों के परिजनों को खरीदवाते हैं। जेनरिक दवा बेचने के लिए सरकार ने प्रत्येक अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन औषधि केंद्र खोलकर सस्ते दामों में लोगों को दवाइयां मुहैया करवाती है। हालांकि वर्तमान समय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरा में दवाइयों की कमी नहीं है, फिर भी मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फिर भी पिपरा जन औषधि केंद्र में कुछ दलालों को रखा गया है, जिसके आशा एवं कुछ कर्मी जुड़े हुए हैं, जो कि इस केंद्र में बिना डॉक्टर के परामर्श के दवा खरीदवाते हैं। सूत्रों की माना जाए तो जहां 35 रुपये की दवाई होलसेल में मिलती है, वैसे दवाई को यहाँ ऊँचे दामों में 500 रुपये के करीब बेचा जाता है। हालांकि संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पिपरा डॉक्टर सुनील कुमार चंद्र ने कहा है कि ऐसी शिकायतें कई बार मिली हैं। जेनरिक दवा के अलावा बाहरी दवा, ब्रांडेड या ऊंचे दामों में दवाएं इसे बेचने का अधिकार नहीं है। इनकी कई बार शिकायत मिली है और छापेमारी कर इन पर कार्यवाही भी करवाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ सरकार अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों के लिए मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाती है, तो वहीं दूसरी तरफ जन औषधि केंद्र खोलकर दवाइयां ऊंचे दामों में बेचकर बिना डॉक्टर के परामर्श के मोटी रकम कमा रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसे लोगों पर विभागीय मिली भगत से, धड़ल्ले से इस कार्य पर खुली छीट मिल रही है और इस घोरक धंधे में सभी मिले हुए हैं। रुख करेंगे झारखंड का। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे सिरे से खारिज कर दिया है। जानकारी दे दें कि इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV
अंजारिया की पीठ ने राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका खारिज कर दी है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार मामले में दिए गए दिशा निर्देशों के खिलाफ की गई है। तो वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के लिए यूपीएससी द्वारा तैयार पैनल में शामिल अधिकारी को अनुचित ढंग से पद से हटाया गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमानना याचिका खारिज किए जाने से डीजीपी अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत मिली है, जिससे वो निश्चिंत होकर अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने भी अपना कदम तेज कर दिया है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा आज रांची से नवादा के लिए रवाना हो चुकी है, जिसमें शामिल होने के लिए सैकड़ों गाड़ियों की काफिला निकल चुका है। और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के साथ ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप, विधायक रामचंद्र सिंह सहित सैकड़ों नेतागण वहां पे उपस्थित थे। रांची स्थित सीसीएल कार्यालय में कर्मचारियों के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसके लिए सैलरी के अलावा उन्हें अलग से 12,000 रुपये दिए गए हैं। इसी संबंध में हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से सीसीएल चीफ मैनेजर गौतम चौधरी ने विस्तार में बातचीत की है। गौरतलब है कि कोल इंडिया की अन्य सहायक कंपनियों में से ये नियम पहले ही लागू है और अब सीसीएल में भी इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। हम पहुंचे हुए हैं रांची स्थित सीसीएल में, जहां पर हमारे बीच मौजूद है सीसीएल के चीफ और मुख्य प्रबंधक गौतम। आइए उनसे मिलते हैं। सर, एपीएन में स्वागत है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। जैसा कि सीसीएल ने नए ड्रेस कोड को लागू किया है, सबसे पहले आपसे इसी बारे में जानना चाहेंगे। जी, ड्रेस कोड लागू करने के बाद हमें अपनापन महसूस हो रहा है, लगता है हम सब एक हैं और बड़ा गर्व महसूस होता है। और हम चाहेंगे कि हमेशा के लिए ये लागू रहे और हर एक आदमी ड्रेस पहन के ही अपने कार्यस्थल पर आए। जी, और क्या कहना आपका? और भी कुछ ऐसी उम्मीदें, कुछ और बदलाव भी होने चाहिए ऐसा? अभी जो भी बदलाव हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और ऐसे बदलाव के लिए हमारे उच्च अधिकारी हैं, वो निर्णय लेंगे और हम उनका सारे निर्णयों को स्वीकार करेंगे। सर, एक सवाल करना चाहेंगे, चूंकि आप मुख्य प्रबंधक है तो आपसे जानना चाहेंगे, जो टारगेट है हर साल का, जो टारगेट रहता है, इस साल के टारगेट को लेकर किस तरह से लक्ष्य प्राप्ति को लेकर आपका क्या कहना है? पूरी तरह से तैयारी है जो है? लक्ष्य तो हाई लेवल की बात हो जाएगी ना, फिर भी कंपनी के लक्ष्य के लिए तो हम लोग वचनबद्ध हैं और हम लोग जी जान लगाकर हर हालत में कोशिश करेंगे कि लक्ष्य को पार करें। जी जी जी। और भी हमारे बीच मौजूद है यहाँ पर सीसीएल के स्टाफ, जिनसे जानना चाहेंगे ड्रेस कोड जो लागू हुआ है, जिसे लेकर वो काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। आइए इंतजार। सर, क्या नाम है आपका? हाँ, सबसे पहले मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम तेजविंदर सिंह है। मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर HR कार्यात्मक समाधान सेल में। जी सर, कैसा लग रहा है आपको ड्रेस कोड को लेकर जो ये नया मतलब फैसला लिया गया इस पर? ये ड्रेस कोड बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहा कंपनी का और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। और इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि हम सभी लोग एक दूसरे को एक तरह और एक ही नज़र से देख रहे हैं। पहले था कि एग्जीक्यूटिव अलग थे या नॉन एग्जीक्यूटिव का जैसे बात है, तो वो अब एक ही तरह से हम लोग एक दूसरे को पहचान रहे हैं और एक अपनापन सबके अंदर। सर, एक जानना चाहूँगी सवाल, क्या किसी तरह की चुनौतियाँ भी आती हैं अपने जैसे स्टाफ को मैनेज करने में, अपने पोजीशन पर आपको अपने जिम्मेदारी को संभालने में, या फिर बहुत बेहतर तरीके से काम हो रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं है? कुछ चुनौतियाँ तो रहती ही हैं मैडम, चुनौतियाँ तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। किस तरह की चुनौतियाँ सर? चुनौतियाँ तो जैसे हम लोग डेली मीटिंग करते हैं, सुबह में 10 बजे हमारी मीटिंग होती है GM मैडम के साथ, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या काम करने हैं हमको, क्या क्या हमको जो टास्क हैं वो असाइन होते हैं, वो एक तरह से हमारे लिए चैलेंजेस जो होती हैं उनको पूरा करना होता है। और हम लोग बारिश के मौसम में सड़क किनारे लगे जंगली पौधों के अनावश्यक रूप से बढ़ने से लोग सड़क हादसे का शिकार हो चले हैं, जिसके बाद स्थानीय विधायक ने पौधों की छटाई की मांग की है। दरअसल बारिश का मौसम आते ही सैकड़ों पर वैसे पौधे उपजने लगते हैं जो जंगल के रूप में देखे जाते हैं। ये पौधे बारिश का मौसम आते ही अचानक से बढ़ने लगते हैं और ऐसे पौधों में निकलने वाली झाड़ियाँ कई बार सड़कों पर हादसे का कारण बनती हैं। वहीं इन दिनों देवघर से सारठ और
पालो जोड़ी होते हुए जामताड़ा जाने वाले रास्ते में भी इसी तरह की झाड़ियां उपज गई हैं, जिस वजह से तीव्र मोड़ पर लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है। देवघर से सारठ और जामताड़ा जाने वाले यात्री बताते हैं कि सड़क किनारे लगे पेड़ की टहनियों में इतने पत्ते उग चुके हैं कि जहां पर तीव्र मोड़ है वहां पर वाहन चलाने के दौरान कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जिस वजह से कई बार लोग सड़क हादसे के शिकार हो जाते हैं। और सड़क किनारे लगे पेड़ में अत्यधिक झाड़ियां उगने के कारण पिछले 1 महीने में 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए सारठ के विधायक चुन्ना सिंह उर्फ उदय शंकर सिंह ने सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क किनारे लगे पेड़ों के अनावश्यक टहनियों को छांटा जाए, ताकि सड़क हादसे के शिकार हो रहे लोगों को बचाया जा सके। समर सीज़न में चूँकि क्या है कि पतझड़ होती है या फिर बहुत सारे बीज होते हैं जो घासों के, वो डॉर्मेंट फेस में रहते हैं। तो जब बारिश पड़ती है तो इन घासों का बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ने लगता है। तो इसमें एक ही उपाय है कि घासों का हम लोग समुचित उपाय करते रहें। उनका रोकथाम करने के लिए जो भी इनिशियल स्टेज पे ही उनको हम लोग डिस्ट्रॉय कर दें या उसकी सफाई करें, या उसका बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जैसे 2,4-D जो कंप्लीट डिस्ट्रॉयर केमिकल है, वो हम लोग इन घासों पे अप्लाई करके और इससे हम लोग निजात। झारखंड में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत खूंटी जिला के पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल जिला पुलिस ने खूंटी से प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PLFI के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने बताया है कि ये पूरा अभियान एक गुप्त सूचना के आधार पर चलाया गया है। खुफिया इनपुट के आधार पर तोरपा उप मंडल पुलिस अधिकारी क्रिस्टोफर केरकेटा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने बीते रविवार को देर रात रानिया के जिबीलोंग टांगरी इलाके में छापेमारी की घटना को अंजाम दिया है। फिर पुलिस ने छापेमारी कर और नक्सलों और ओझा पाहन के साथ 3 अन्य गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से हथियार, कारतूस समेत कई अन्य आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई हैं। पलामू जिले के तहरसी प्रखंड स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में बीते सोमवार की सुबह फूड पॉइजनिंग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें 40 छात्राएं की अचानक बीमार होने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार उन सभी छात्राओं में गंभीर रूप से प्रभावित 7 छात्राओं को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य का स्थानीय स्तर पर ही इलाज बरकरार है। इस संबंध में जानकारी लेने के बाद पता चला है कि रविवार की रात छात्राओं ने पूरी सब्जी का भोजन किया था, जबकि सोमवार को सुबह उन्हें सोयाबीन की सब्जी के साथ रोटी दी गई थी। सुबह के कुछ देर बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर उनके पेट में दिक्कतें आने लगीं। और इसके अलावा मालूम ये भी चला है कि स्कूल में फाइनल का बॉटल गिरा हुआ पाया गया है, जिसे फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा है कि अधिकारियों को जांच के लिए भेजा गया है और लापरवाह कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को उज्जैन में निकाली राजाधिराज बाबा महाकाल की राजसी सवारी के अवसर पर देश एवं प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम यादव ने बाबा महाकाल से प्रदेशवासियों के कल्याण और मंगलमय जीवन की कामना की है। उन्होंने कहा कि देश भर में श्रावण मास में पूर्णिमा से पूर्णिमा तक महादेव की सवारियां निकलती हैं, लेकिन उत्तर और दक्षिण परंपराओं के अनुसार भाद्रपद के 2 सोमवार तक भी बाबा महाकाल की सवारियां निकलती हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि आज उज्जैन में बाबा महाकाल ने आखिरी सवारी कर नगर भ्रमण किया है और अपनी प्रजा के हालचाल जाने हैं। बाबा ने अपने राजाधिराज स्वरूप में भक्तों को दिव्य दर्शन दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से बाबा की भव्य राजसी सवारी के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और धूमधाम से सवारी की अगवानी की जाएगी। बाबा की सवारी सहित सवारी पथ पर पुष्प वर्षा भी की गई है और इस वर्ष विजयादशमी पर्व पर बाबा महाकाल एक बार फिर सवारी के साथ जन दर्शन के लिए पधारेंगे।
जबलपुर के पीपल पीस फाउंडेशन के द्वारा दिल्ली में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का घंटाघर में मौन तरीके से विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया गया है। फाउंडेशन के लोगों ने ये बताया है कि स्ट्रे डॉग्स के प्राकृतिक जीवन और उनके स्वतंत्रता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे में उनको सीमित स्थानों में रखना कुत्तों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड अब तीसरी बार बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की रिमांड पर जेल भेजा है। मामले में अब 1 सितंबर को सुनवाई होगी और मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चैतन्य बघेल की 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड की मांग की थी। 4 अगस्त को जब चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी और इसकी मियाद खत्म होने के बाद उन्हें आज एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें तीसरी बार 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय मिश्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के मामले पर कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को एक बार अपनी उस पदाधिकारी से जानकारी लेनी चाहिए जो निर्वाचन आयोग का कामकाज देखते थे। कांग्रेस के पास जब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अपने भ्रम फैलाओ टोली को कांग्रेस ने लगा दिया है। जब उस पदाधिकारी से पूछा जाएगा तो पता चलेगा कि उनसे निर्वाचन आयोग के सारे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर क्यों किए हैं। वो मेहनत कर करके सब काम करते हैं, उसके बाद हर चीज़ में वो आपत्ति करते हैं कि निर्वाचन के कार्य सही नहीं है, नाम गलत जोड़ा, तो उनकी मेहनत को भी वो आखिर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं। और रहे भारत निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनको हटाने का अगर उनके ऊपर। छत्तीसगढ़ की भिलाई में सेक्टर 10 टाउनशिप की सड़कों पर एक युवक युवती बुलेट पर इस कदर रोमांस करते हुए दिखे कि जिसने भी ये नज़ारा देखा शर्म से उन्होंने अपनी नज़रें झुका ली। यह पूरा घटनाक्रम सड़क पर राहगीरों ने कैमरे में कैद कर लिया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कपल न केवल सड़क पर खुलेआम पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कर रहा है, बल्कि उन्होंने यातायात नियमों को भी ताक पर रख दिया है। बिना हेलमेट और बिना किसी डर के युवक युवती बुलेट पर बैठकर खतरनाक हरकतें कर रहे हैं, बल्कि कानून का उल्लंघन भी कर रहे हैं। इस हरकत को देख राहगीरों में बातें शुरू हो गई और कुछ लोग वहां से चुपचाप आगे बढ़ गए। वहीं कुछ लोगों ने चुपके से इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया है और यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। शहर में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ ये वीडियो दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस ने सकरी क्षेत्र के भरनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में शासकीय भूमि पर बने अवैध प्रार्थना घर को सोमवार को ध्वस्त कर दिया है। ये कार्यवाही उस शिकायत के बाद हुई जिसमें हिंदू संगठन, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधि ने आरोप लगाया था कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर दूसरे धर्म के प्रचार प्रसार और प्रार्थना गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जानकारी के अनुसार खसरा नंबर 200 की करीब 5 डिसमिल शासकीय भूमि पर पिछले 1 वर्ष से अवैध निर्माण खड़ा कर प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों के विरोध और ग्राम पंचायत भरनी के सरपंच श्री वस्त्रकार की लिखित शिकायत पर सकरी तहसीलदार राहुल शर्मा, राजस्व निरीक्षक मंडल और सरकारी थाना पुलिस बल मौके पर पहुंचे हैं। संयुक्त टीम ने एक बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने इस कार्यवाही का स्वागत किया है और प्रशासन का समर्थन दिया है। वोट चोरी के खिलाफ मुहिम में एआईसीसी एवं पीसीसी के निर्देश पर राहुल गांधी के आवाज को बुलंद करते हुए कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मशाल रैली निकाली गई है। बता दें कि पिछले दिनों लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ वोटर लिस्ट में धांधलीबाजी किए जाने के प्रमाण प्रस्तुत किए थे और वोटर चोरी के माध्यम से भाजपा की सरकार बन पाई है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाए हैं, ऐसा आरोप भी लगाया था। वोट चोरी की आवाज़ देश के सबसे बड़े पंचायत संसद में भी उठ चुकी है, जिसे लेकर जिले भर से आए कांग्रेसी कांग्रेस भवन में बैठकर कांग्रेस भवन से हाथों में मशाल लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ गली गली में शोर है, मोदी वोट चोर है, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो जैसे नारों के साथ कोंडागांव के
हृदय स्थल जय स्तंभ चौक पहुंचे और वहां पर उन्होंने नारेबाजी के साथ मीडिया से बातचीत भी की है और मशाल रैली कार्यक्रम का समापन भी किया है। मशाल रैली के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम और पूर्व विधायक केशकाल संतराम नेताम, प्रदेश महामंत्री रवि घोष सहित भारी संख्या में जिले भर से आए कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। कवर्धा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और महिलाओं के पारंपरिक पर्व तीज के उल्लास को इस बार फिर एक अनोखे अंदाज में मनाया गया है। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने इस समारोह में क्षेत्र की महिला और महिला कार्यकर्ताओं के निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि को आमंत्रित कर सामुदायिक सांस्कृतिक मंच प्रदान किया है, जहां हर उम्र की महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सजी धजी पहुंची हैं। वहीं पंडरिया विधायक भावना बोहरा महिलाओं के साथ लोकगीत में डांस करती हुई नजर आई हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के धुले में मौन जुलूस के दौरान भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। भीड़ के हमले पर पुलिस निरीक्षक जयपाल हीरे घायल हो चुके हैं। दरअसल 8 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के विरोध में शिरपुर में आदिवासी समुदाय का मौन जुलूस निकाला गया था। ये जुलूस शांतिपूर्ण रहा और पुलिस उप विभागीय अधिकारी सुनील गोसावी को विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन सौंपकर जुलूस का समापन किया गया। हालांकि ज्ञापन सौंपने के बाद कुछ युवक अचानक शिरपुर शहर के गुजराती कॉम्प्लेक्स के पास इकट्ठा हो गए और सड़क को जाम कर दिया। इस घटना से इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया और सांगवी थाने के पुलिस निरीक्षक जयपाल हीरे प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए मौके पर पहुंचे और इस दौरान पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा, क्योंकि कुछ आंदोलनकारी आक्रमण हो गए थे और नारेबाजी और हंगामे भी करने लगे थे। इसी बीच प्रदर्शनकारी और पुलिस बल के बीच हाथापाई भी हुई है। इसमें पुलिस इंस्पेक्टर जयपाल हीरे घायल हो चुके हैं और माना जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों में से एक ने उन्हें पीछे से चाकू मार दिया है। घायल पुलिस इंस्पेक्टर जयपाल हीरे को तुरंत शिरपुर शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज अभी चल रहा है। इसी बीच पुलिस इस घटना के आरोपियों की तलाश में जुटी है और शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। मुंबई में एक बार फिर भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। सुबह से लगातार हो रही बरसात की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। नवी मुंबई के सायन पनवेल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। वहीं बारिश के चलते विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी है। माटुंगा, दादर, कुर्ला और चैम्बूर जैसे निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोकल ट्रेन सेवाएं भी धीमी गति से चल रही हैं, जबकि कुछ BEST बसों के रूट डायवर्जन भी किए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी से भी ज़्यादा बारिश की चेतावनी जताई है। साथ ही मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। आपको बता दें कि पिछले 3 से 4 दिनों में मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इस जोरदार बारिश ने नवी मुंबई शहर को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। नवी मुंबई में रात से ही लगातार बारिश हो रही है और वहीं सुबह से रिमझिम बारिश के साथ आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। इस वजह से APMC मार्केट, MIDC सानपाड़ा अंडरपास, बॉफको मार्केट और शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। इन जगहों पर गाड़ियों को पानी से होकर गुजरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नवी मुंबई महानगर पालिका ने पानी निकालने के लिए अतिरिक्त पंप की व्यवस्थाएं भी की हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश से स्थिति पर काबू पाना मुश्किल हो चुका है। इससे काम पर जाने वाले नागरिकों और यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।